वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 6 ऑफ माय ऑब्सेशन। उस लड़की ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी पहनी हुई थी और वह साड़ी उसकी कमर और पेट से काफ़ी नीचे बंधी हुई थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लुक दे रही थी। उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था, चेहरे पर मेकअप के साथ, आंखों में एक नशा, मांग में हल्का सा सिंदूर और गले में बहुत ही स्टाइलिश सा मंगलसूत्र, ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से काली उसकी जुल्फें कमर तक बिखरी हुई थी। वो अब तक जैसल के बेहद नज़दीक आ गई थी। जैसल के लाल चेहरे को देखते हो वे एक सेडिक्टिव स्माइल ले कहती है, वेलकम हीरो। जैसल अपने हाथों की मुठ्ठियां इतनी जोर तेजी से कसता है कि उसकी हड्डियों के तड़कने की आवाज़ जोर से सुनाई दी। वे उस लड़की को इग्नोर कर आगे बढ़ने को होता है कि वे लड़की जैसल के सीने पे हाथ रख उसे रोक लेती है और तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, ठाकुर साहब का हुक्म है कि बिना आरती तुम उतारे तुम्हें अंदर न जाने दूं। जैसल उसके हाथ को तुरंत ही झटक देता है। तभी एक नौकरानी अपने हाथ में आरती की थाली ले आती है और उस लड़की को देती है। वह लड़की उस थाली को अपने हाथ में ले लेती है। तभी उसकी नज़र जैसल के पीछे छुपी आहना पर पड़ती है। वो लड़की आश्चर्य भरी नज़रों से आहना की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी, तो वहीं आहना की आंखों में मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सा खौफ। वो लड़की जैसल के पीछे झांकते हुए कहती है, ये कौन है? जैसल आहना का हाथ पकड़ता है और उसे अपने बगल में खड़े करते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, मेरी बीवी। यह सुनते उस लड़की के हाथ में पकड़ी थाल डगमगा सी जाती है। तो जैसल अपने दूसरे हाथ से उस थाल को थामते हुए कहता है, क्या हुआ, अब आरती नहीं उतारोगी? आहना की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वह बिल्कुल शौक थी। वो लड़की अभी भी आहना को घूर रही थी, एकटक उसके सहमे हुए चेहरे को देखे जा रही थी। इस बात से आहना को और ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपना थूक अंदर कर पाई। क्या हुआ मिसेज काशवीसी, आप कहाँ खो गई? अगर आरती नहीं उतारनी तो ये थाल लेकर रास्ता क्यों रोक रखा है मेरा? जैसल की कड़क आवाज सुन काशवी आरती उतारने लगती है। इस दौरान उसकी नज़रें कभी जैसल पर तो कभी आहना पर ठहर रही थी। जैसल ने आहना की नाजुक हथेली को कसकर पकड़ा हुआ था और एक टक काशवी के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए था। काशवी आहना की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, किस एंगल से तुम्हारी बीवी दिखती है जैसल? काशवी की बात सुन जैसल के दिमाग की नसें तन गई। आंखों में देखती हुई ज्वाला के साथ वह एक नज़र आहना को निहारता है तो आहना अपनी नज़रें झुका लेती है। वह तो पहले से ही इतने शौक में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और तभी जैसल की नज़र अभी अभी हाल में आए दो लोगों पर पड़ती है, नंदिता सिंह और ठाकुर मुकुट प्रताप सिंह, जैसल के माँ बाप, जो जैसल को हैरान नज़रों से देख रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उसके साथ आहना भी खड़ी थी। जैसल एक नज़र उन दोनों को देखता है, फिर काशवी की तरफ देखते हुए आरती की उस थाल को हल्का सा सिंदूर उठाता है जो काशवी के हाथ में थी। जैसल बिना एक पल गवाए अपने बगल में खड़ी आहना की मांग में सिंदूर भरता है। आहना कुछ समझ में नहीं पाई और सिंदूर उसकी मांग में सज चुका था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसल एक डेविल स्माइल ले काशवी को देखता है जो बिल्कुल हैरान खड़ी थी। अब यकीन हो गया कि यह मेरी बीवी है, और अगर अभी भी नहीं हुआ देन गो टू हेल। जैसल आहना का हाथ थामे हुए दहलीज पार करता है और अंदर आते हुए वापस काशवी की तरफ देखता है। हेल में तो ऑलरेडी रह रही हो तुम। इतना कह जैसल नंदिता और मुकुंद को घूरता है, फिर अचानक ही आहना को झटके से अपनी गोद में उठा लेता है। जैसल के इस सडन मूवमेंट की आहना को उम्मीद भी नहीं थी। उसके हाथ खुद ब खुद जैसल की गर्दन में लिपट गए और वे उसके सीने में दुबक गई। जैसल आहना को बाहों में उठाए हुए एक नज़र उन तीनों को घूरता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। काशवी के साथ साथ नंदिता और मुकुंद भी हैरान भाव लिए अपनी जगह पर खड़े हो रह गए। कमरे का दरवाजा खोल जैसल आहना को अंदर लेकर जाता है और उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है। आहना जैसल की तरफ देखते हुए घबराहट में कहती है, ये हम कहाँ आ गए हैं और क्यों? जैसल की नज़र ना जाने क्यों आहना की मांग में सजे उस सिंदूर पर ठहर गई थी जो थोड़ी देर पहले उसने आहना की मांग में भरा था। वह कुछ पल ऐसे ही आहना की भरी हुई मांग को निहारता रहा और आहना अपने सवाल के जवाब की उम्मीद में उसे देखती रही। फिर जैसल कुछ कहे बिना वहां से जाने के लिए मुड़ता है कि अचानक से आहना उसकी बाजू पकड़ लेती है। उसकी इस हरकत पर जैसल मुड़कर उसे तीखी नजरों से देखता है। आहना जल्दी से उसकी बाजू को छोड़ती है
और सिर झुकाते हुए कहती है, प्लीज मुझे बताओ, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। आहना के चेहरे पर डर के भाव देख ना जाने क्यों जैसल का गुस्सा खुद ब खुद कम हो गया। वे आहना का चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें सिर्फ मुझसे ही डरने की जरूरत है, किसी और से नहीं। मेरे अलावा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आहना अभी भी अपनी आंखों में कई सवाल लिए हुए थी, पर शायद उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। जैसल उसके चेहरे को आज़ाद करता है और उसकी तरफ पीट करके कुछ कदम आगे बढ़ जाता है। अपनी जेब से सिगरेट निकाल उसे सुलगाते हुए लंबा कस भरता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नीचे जो लोग तुमने देखे वो मेरी फैमिली है, तुम्हारी भी फैमिली है। अचानक ही आहना के मुंह से ये सवाल निकल गया था, जिसे उसने तब रियलाइज किया जब जैसल ने पलटकर उसे तीखी नजरों से घूरा। आहना ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। जैसल अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आसमान से टपका हूँ? आहना ना में अपना सिर हिला देती है तो जैसल फिर से उसकी तरफ अपनी पीठ करते हुए कहता है, एक्चुअली कुछ साल पहले तक ये लोग मेरी फैमिली थे, लेकिन अब नहीं है। अब मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम भी ध्यान से मेरी बात सुन लो, किसी के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन हम क्यों आए हैं यहाँ? आहना ने डरते हुए ये सवाल किया तो जैसल ने पलटकर उसकी तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराकर बोला, तुम तो जानती हो कि जैसल मुकुंद अपने स्वार्थ के अलावा कभी कुछ और नहीं सोचता, तो यहाँ आने के पीछे भी मेरा अपना स्वार्थ छुपा है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा हम यहाँ से वापस चलेंगे। नो मोर क्वेश्चन जान। इतना कह जैसल उस कमरे से बाहर चला जाता है। ठाकुर मुकुट प्रताप सिंह अपने कमरे में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे। सफ़ेद कुर्ते पायजामे में के ऊपर पहनी नेहरू जैकेट, पैरों में जूते, हाथ में एक चिलम जिसका धुआं इस वक्त कमरे में फैला हुआ था। उनके रुतबे और रोब को देख किसी को भी यकीन हो जाता कि वे कोई राजा महाराजा है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और मुकुंद के कदम ठहर जाते हैं। हालांकि वे पलटकर दरवाजे की तरफ नहीं देखते, लेकिन फिर भी शायद उन्हें बखूबी अंदाजा था कि कौन आया होगा। हमें अच्छा लगा कि आप अभी भी कम से कम हमारी इतनी परवाह तो करते हैं कि हमारी बीमारी का सुन हमसे मिलने चले आए। मुकुंद ने जैसल की तरफ अपनी पीठ किए हुए बोला। जैसल आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनके हाथ से चिलम लेते हुए एक कश भरता है, फिर धुआं उड़ाते हुए कमरे में रखे सोफे पर आराम से बैठ जाता है। अपने होठों पर हल्की मुस्कान ले कहता है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे आपकी चिंता है तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने मकसद के लिए आया हूँ और आप तो काफ़ी पहले ही मर चुके थे मेरे लिए। मुकुंद भी जैसल के ठीक सामने रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और बिना किसी भाव के कहते हैं, अगर हमसे इतनी ही नफरत करते हैं आपको, तो फिर अपने नाम के पीछे हमारा नाम क्यों लगाते हैं? जैसल डेविल इस्माइल लिए कहता है, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं आप जैसे स्वार्थी इंसान का बेटा हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैं आज जैसा भी हूँ वो ठाकुर मुकुंद प्रताप सिंह की वजह से हूँ। यह सुन मुकुंद कुछ पल जैसल की आंखों में देखते हैं, फिर गंभीर भाव लिए कहते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी नफरत कर ले आप हमसे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे आखिरी वक्त में आप हमसे मिलने आए हैं। जैसल उठकर खड़ा होता है और अपनी आंखों में नफरत के भरे भाव कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए आया हूँ कि आपके मरते ही इस विरासत में अपना हिस्सा ले सकूं, वरना आपका वो कमीना बेटा सब कुछ अकेले समेट लेगा। जैसल मुकुंद की आवाज़ अब थोड़ी गलानी और गुस्से से भरी हुई थी। जैसल भी कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर अपने कदम बढ़ा वहां से जाने को होता है। तभी उसकी नज़र नंदिता पर पड़ती है, जो कि काफ़ी देर से दरवाजे पर खड़ी जैसल और उसकी पापा की बातें सुन रही थी। जैसल एक नज़र नंदिता को घूरता है और कुछ कहे बिना वहां से आगे बढ़ जाता है। नंदिता जल्दी से मुकुंद के पास आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, देखा आपने, कहा था मैंने आपसे कि उसे यहाँ मत बुलाए, वह अपनी दुनिया में ही ठीक है, क्योंकि इतने सालों में वह इंसान नहीं जानवर बन चुका है। अरे जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर। आप कुछ महीनों में मौत को गले लगाने वाले हैं, लेकिन उसे अपने हिस्से की पड़ी है, उसे आपके जीने मरने से
जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वे इसलिए आया है कि कहीं सारी प्रॉपर्टी आप शक्ति के नाम ना कर दे। मुकुद कांपती हुई आज में आवाज में कहते हैं, बेटा है वे हमारा, आज भी प्यार करते हैं मुझसे, और हम अच्छे से जानते हैं कि वे हमारे खातिर ही आया है, बस जताना नहीं चाहता। निंदिता टेढ़ी मुस्कान लिए कहती है, कुत्ता बिल्ली पाल ले पर गलत फहमी ना पाले। ठाकुर साहब मुकुद कोई जवाब नहीं दे पाते। दूसरी तरफ आहना आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। अपनी मांग में सजे सिंदूर को देख उसे रोन आ रहा था। बार बार आंखों में वे पल तैर रहा था जब जैसल ने अचानक से उसकी मांग भर दी थी। आहना की आंखें आंसुओं के साथ साथ गुस्से से भी भर चुकी थी। वे साइड टेबल से टिश्यू पेपर उठाती है और अपना सिंदूर पूछने को होती है। तभी गेट नॉक होता है। आहना के हाथ ठहर जाते हैं। वह टिश्यू पेपर को साइड में रखते हुए दरवाजे की तरफ देखती है जहां काश भी खड़ी थी। उसे देख आहना के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। आहना को अभी तक समझ नहीं आया था कि काशवी जैसल की है कौन। काशवी कमरे के अंदर आते हुए आहना के सामने खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपने सीने पे टिका लेती है। हम तो तुम मिसेज जैसल प्रताप सी हो। आहना कोई जवाब नहीं दे पाती तो काशवी आगे बढ़ते हुए उस कमरे में रखे किंग साइज बेड पर हेड रेस्ट से अपना सिर टिकाते हुए आराम से बैठ जाती है और तिरछा मुस्कुरा कर कहती है, जैसल और शादी, हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी में एक व्यंग भरा छपा था। अच्छे से जानती हूँ क्या रिश्ता रखा होगा उसने तुम्हारे साथ जरूरत का। यह सुनते ही आहना अपनी हैरान नजरें काशवी पर टिका लेती है तो काशवी सिर टेढ़ा करते हुए कहती है, जानती हूँ मैं उसे। उसके लिए उसकी जरूरत, उसका स्वार्थ हर चीज से ऊपर है। तुम जैसी जाने कितनी आई होगी उसकी लाइफ में, जिनका यूज करके उसने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। काशवी की बात सुन आहना के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। आंखों में नमी छावक गई लेकिन चाहकर भी वह कोई जवाब ना दे सकी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अच्छे से पता था कि काशवी की बात पूरी तरह से सही है। काशवी बिस्तर से उठकर अब तक आहना के सामने खड़ी हो गई थी। वो आहना के चेहरे को पढ़ते हुए कहती है, जिस दिन तुमसे मन भर गया वे तुम्हें भी अपनी लाइफ से बाहर फेंक देगा। इसलिए खुद को इस घर की बहू या महारानी समझने की भूल मत करना। इस घर की बहू सिर्फ मैं हूँ। आहना को खामोश देख काशवी हल्का मुस्कुराती है, फिर मुंह बनाकर कहती है, चलो छोड़ो ये सब तो बात की बातें हैं। पहले ये बताओ कि तुम्हारी और जैसल की शादी कब हुई थी। ये सवाल सुन आहना कुछ घबरा सी जाती है लेकिन खुद को मजबूत करते हुए कहती है, वे अभी कुछ दिन पहले। हम तो तुम्हारे मोबाइल में शादी की तस्वीरें तो होंगी ना, जरा मुझे भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि दूल्हा बने हुए जैसल कैसा लग रहा था। काशवी का ये सवाल सुनकर आहना को समझ नहीं आया कि वे क्या जवाब दे। आहना को चुप देख काशवी इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहती है, कहाँ रखा है तुम्हारा मोबाइल, मुझे शादी की तस्वीर देखनी है, प्लीज दिखाओ ना। आहना नजरें झुका कर कहती है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ये सुनते ही काशवी हैरानी से आहना को देखती है और अपनी हथेली से अपना मुंह ढकते हुए कहती है, हाउ इज दिस पॉसिबल। मिसेज जैसल प्रताप के पास एक मोबाइल तक नहीं है। तो वो जैसल जो चाहे तो किसी मॉल या दुकान को खड़े खड़े एक झटके में खरीद ले, उसकी बीवी के पास एक मोबाइल तक नहीं है। आई कांट बिलीव दिस। आहना बस खामोश खड़ी थी। उसके पास ना तो कहने के लिए कुछ था और ना ही वह कुछ कहने में इंटरेस्टेड थी। काशवी आहना के झुके हुए चेहरे को झांकते हुए कहती है, तुम सच में उसकी बीवी हो, कहीं उसकी मिस्टेस यानी कि खेल तो नहीं। यह सुनते ही आहना अपनी भीगी पलकें उठा गुस्से में काशवी को देखती है। उसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा दिख रहा था लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। यह बात आहना को भी पता थी कि भले ही उसे काशवी के शब्द चुभ रहे हैं लेकिन वह शब्द सच्चे हैं। काशवी एकटक आहना को देख रही थी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। वे अपने मन ही मन कहती है, अच्छे से जानती हूँ जैसल की जिंदगी में तुम्हारी क्या औकात होगी। तुम्हारा चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है, सच्चाई क्या है वह तो मैं पता लगा ही लूंगी। अचानक काशवी को अपनी बाजू में एक तेज पकड़ महसूस होती है। वह पकड़ इतनी तेज थी जैसे किसी लोहे की जंजीर ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। काशवी की आह निकल गई। वह गुस्से में देखती है तो जैसल को अपने नजदीक पाती है। जैसल अपनी काली सुर्ख निगाहों में बेपनाह गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। काशवी एक पल के लिए सकपका जाती है लेकिन फिर हल्का मुस्कुरा कर कहती है,
मुझे दर्द हो रहा है हीरो, लिव माई हैंड, जैसल दांत पीसते हुए कहता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आकर मेरी बीवी से ऐसे बदतमीजी करने की। यह सुन काशवी एक नज़र आहना को घूरती है, फिर जैसल की तरफ देख कहती है, मैं बस पूछने आई थी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जैसल तिरछा मुस्कुरा कर कहता है। जैसल तिरछा मुस्कुराकर लेकिन गुस्से भरे अल्फाजों में कहता है, उसकी ज़रूरत का ध्यान उसका पति रख लेगा। एंड वन मोर थिंग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई भी एरा गेरा दखल अंदाजी करे। नाउ जस्ट लिव, काशी दांत पीसते हुए कहती है, तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। भूलो मत, इस घर की बहू हूँ मैं, मेरा भी एक रुतबा है। जैसल हंसता है। हाँ, उसकी हंसी में व्यंग था जिससे काशवी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसल फिर से काशवी की बाजू पकड़ता है और खतरनाक एक्सप्रेशन लिए कहता है, जोक की तरह चिपकने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। जब तक खींच कर ना निकालो छोड़ने का नाम नहीं लेती। इतना कह जैसल काशवी की बाजू पकड़े हुए उसे खींचकर अपने रूम से बाहर लेकर जाता है और झटके से उसका हाथ छोड़ता है। काशवी बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाती है और जैसल की तरफ गुस्से में देखने लगती है। जैसल तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम सम रोमांटिक मोमेंट्स विद माई वाइफ। काशवी एकटक गुस्से में जैसल को निहारती रहती है तो जैसल उसके मुंह पर तेजी के साथ दरवाजा बंद कर लेता है। काशवी के मुंह पर दरवाजा बंद करते ही जैसल दीवार पर एक जोर का पंच मारता है। उसकी सांसें तेज थी, वो चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल था। अगले ही पल वह पलटकर आहना की तरफ देखता है, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई लग रही थी। उसके लिए सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जैसल अपनी फैमिली के साथ भी इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। ऊपर से काशवी की बातों ने तो आहना को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया था। जैसल अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए आहना की ओर अपने कदम बढ़ाता है तो आहना का दिल जोर से धड़क उठता है। वह अपने कदम पीछे खींचते हुए कहती है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वह खुद ही मुझसे बातें कर रही थी। मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। आहना अब तक दीवार से चिपक गई थी और जैसल उसके बेहद नज़दीक आ गया था। जैसल के लाल चेहरे से आहना को काफ़ी डर लग रहा था। वह अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है और मासूमियत से कहती है, सच्ची कुछ नहीं कहा मैंने उनसे। जैसल आहना के मांग में लगे सिंदूर को कुछ पल सर्द निगाहों से निहारता है, फिर आहना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने कुछ नहीं कहा। आहना नजरें ऊपर उठा जैसल की तरफ देखने लगती है तो जैसल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो, पूरी दुनिया की नहीं। मेरे अलावा कोई तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। मेरे अलावा तुम हर किसी के सामने अपना मुंह खोलकर सामने वाले को उसकी औकात दिखा सकती हो। आहना की आंख से आंसू का एक कतरा लुढ़क जाता है जिसे पहुँचते हुए कहती है, मैं क्या जवाब देती उन्हें। उनका कहा हुआ एक एक शब्द सच था। मैं तुम्हारी जिंदगी में वही जगह रखती हूँ जो उन्होंने कहा। एक ज़रूरत हूँ मैं और वक्त के साथ ज़रूरतें बदलती रहती है। बिना शादी के, बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे साथ मेरा जो रिलेशन है उसे मिस्ट्रेस नहीं तो और क्या कहेंगे। अब क्या ही जवाब देती मैं उन्हें। आहना के मुँह से यह सुनते ही जैसल उसका जबड़ा अपनी हथेली में कैद कर लेता है और कहता है, जस्ट शट अप, मैंने पहले ही कहा है मेरे सामने जुबान मत चलाना। इतना कह जैसल आहना का जबड़ा झटके से छोड़ता है। वह कुछ पल आहना को घूरता है, उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। अगले ही पल वो आहना के मांग में से सिंदूर की तरफ देख कहता है, बेशक तुम्हारी औकात वही है ज़रूरत वाली, लेकिन रिश्ता बेनाम नहीं है। अब बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी मांग में सिंदूर है मेरे नाम का। आहना जैसल की आंखों में देखते हुए कहती है, किसी लड़की की मांग में ज़बरदस्ती सिंदूर लगा देना, उसकी मर्जी पूछे बिना, इस तरह शादी नहीं होती। शादी में और भी रस्में रिवाज होते हैं जो अगर पूरे ना किए जाए तो शादी भी पूरी नहीं होती। यह सुन जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर सिर टेढ़ा करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पूरी शादी करूं, मतलब रस्म रिवाज के साथ। आहना ना में अपना सिर हिलाकर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। हमारा वही रिश्ता है जो अभी तक था। मुझे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं चाहिए। इतना कह आहना वहां से जाने लगती है कि जैसल उसकी कलाई पकड़ उसे जोर से अपनी तरफ खींचता है। आहना जैसल के सीने से टकरा जाती है। उसकी मुलायम जुल्फे जैसल की शर्ट और उसके चेहरे पर बिखर जाती है। छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है।
आहना कसमसाते हुए कहती है। जैसल उसकी कमर पर अपने दोनों हथेलियां रखते हुए उसे अपने भाव से चिपका लेता है और उसके गाल में अपने होंठ रब करते हुए कहता है, शादी तो हमारी काफी पहले ही हो चुकी होती जान, अगर तुम अपना छोटा सा दिमाग चलाकर मेरी कैद से भागते नहीं तो मैं तो मौत से लड़कर भी तुम्हारे पास आ रहा था, पर तुमने दगा दे दी। जैसल ने जबरदस्ती आहना को अपने आप से चिपका रखा था। आहना कशमसाते हुए कहती है, लेकिन शादी हुई तो नहीं ना, फिर ऐसे अचानक मेरी मांग में सिंदूर डालने की क्या जरूरत थी। जैसल आहना की कमर को मुट्ठियों में मसलते हुए कहता है, इस अनवांटेड फैमिली को दिखाना था कि तुम मेरी क्या हो। बाकी तो मुझे और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, राइट वाइफी। जैसल मधुर आवाज में कहता है। आहना उसकी इरादों को समझते हुए घबरा कर कहती है, वे भी मुझे वॉशरूम जाना है। आहना के शब्द अभी उसकी जुबान से पूरी तरह बाहर निकले भी नहीं थे कि जैसल ने उसके कोमल पतले होठों को अपने हार्ड एंड डार्क लिप्स के बीच कैद कर लिया। जैसल आहना को फ्रेंच किस करने में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसके हाथ आहना के पूरे बदन को सहला रहे थे। वे आहना के लिप्स को आजाद कर उसके सीने को अपनी सख्त हथेली से छूता है तो आहना सिर उठती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, प्लीज जैसल, अभी नहीं। जैसल आहना के होठों को एक बार फिर कैद कर लेता है और च्युइंगम की तरह खींचता है और फिर अपने लिप्स की कैद से आजाद करते हुए कहता है, कुछ नहीं करूँगा वाइफी, एक ज़रूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए सोचा थोड़ा सा प्यार करके निकलूँ। अगर वापस तुम्हारे पास ना लौट पाऊँ, कम से कम एक सुकून रहे कि तुम्हें प्यार करके मरा हूँ। अगर मौत भी आ जाए तो मेरी आत्मा ना भटके कि आखिरी बार मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सका। जैसल की इन बातों से आहना के सुंदर चेहरे पर चिड़चिड़ाहट के भाव साफ दिख रहे थे, जिन्हें देख जैसल हल्का मुस्कुराते हुए विंक करता है। आहना अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है तो जैसल उसके चेहरे को पकड़ उस अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए कहता है, जल्दी आ जाऊंगा, तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। आहना कोई जवाब नहीं देती तो जैसल उसके चेहरे को आज़ाद करते हुए कहता है, खाना ठीक से खा लेना, उसके बाद रेस्ट करना और हाँ, रात के लिए रेडी रहना। आफ्टर ऑल आज हमारी शादी हुई है तो सुहाग रात भी तो होगी ना। आहना फिर भी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अंदर ही अंदर कितना गुस्सा आ रहा था और उसके गुस्से को जैसल बखूबी समझ भी रहा था। जैसल एक बार फिर से आहना के माथे पर उस जगह किस करता है जहाँ सिंदूर लगा हुआ था। उसके बाद कुछ कहे बिना वो वहाँ से चला जाता है। जैसल के जाते ही आहना एक सुकून भरी गहरी सांस लेती है और अपने कदम बढ़ा बिस्तर तक पहुँचती है। वो बिस्तर में सिर टिकाकर बैठ जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, इस आदमी की सनक तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके बिहेवियर से मुझे लगता नहीं है कि ये कभी भी मुझे आज़ाद करेगा। पर वे औरत तो कह रही थी कि जब उसका मन मुझसे भर जाएगा तो वह मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देगा। ओह गॉड, आखिर कब आएगा वे दिन जब वह मुझसे कहेगा कि अब मेरी उसे ज़रूरत नहीं। यह सब सोचते हुए आहना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी गेट नॉक होता है। आहना दरवाजे की तरफ नजर डालती है तो वहाँ एक नौकरानी खड़ी थी। आहना बिस्तर से उतरकर दरवाजे के पास आती है तो वह नौकरानी सिर झुकाकर कहती है, बड़ी बहू, आपको ठाकुर साहब नीचे बुला रहे हैं। आहना असमंजस में कहती है, कौन बड़ी बहू और कौन ठाकुर साहब। वे नौकरानी अपनी नजरें उठा आहना को देखती है, फिर कहती है, ठाकुर साहब यानी कि आपके ससुर जी आपका नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया है आपको। आहना कुछ कहने को होती है लेकिन उसकी बात को अनसुना करते हुए वह नौकरानी वहां से चली जाती है। आहना अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह गॉड, और क्या क्या सहना बाकी रह गया है। एक विलेन कम था क्या मेरी लाइफ में, जो विलन की फैमिली भी भेज दी मेरी ज़िंदगी में आपने। आहना ने दरवाजे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम तो बढ़ाया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जैसल ने उसे उस रूम से निकलने के लिए मना किया है, इसलिए वे अपने कदम वापस खींचती है और जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। आहना अपने ख्यालों में खोई हुई सी बिस्तर पर बैठी थी। तभी दोबारा दरवाज़ा नॉक होता है तो आहना फिर से दरवाजे की ओर देखती है जहाँ वही नौकरानी दोबारा खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले आई थी।
आहना को अब इरिटेशन होने लगी थी। वो फिर से दरवाजे के पास जाती है और गुस्से में कहती है, मुझे इस रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जाकर बता दो अपने ठाकुर साहब को। बड़ी बहू, जब तक आप नीचे नहीं चलेगी मैं आपके दरवाजे पर बार बार आती रहूंगी। बेहतर है आप चलकर एक बार ठाकुर साहब से मिल ले, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आहना अपने मन ही मन झल्लाते हुए कहती है, यहाँ के नौकर भी मुझ पर अपना हुक्म चला रहे हैं। कहाँ फंस गई मैं। उस राक्षस ने मुझे कमरे से बाहर निकलने से मना किया है और राक्षस के बाप को पता नहीं मुझसे क्या काम है। चलिए ना बड़ी बहू। उस नौकरानी की आवाज़ सुन आहना अपने ख्यालों से बाहर आती है और काफ़ी उलझनों के बाद वह उस नौकरानी के पीछे चलते हुए सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में आती है। वे देखती है हॉल में रखे सोफे पर मुकुंद किसी महाराजा की तरह बैठे हुए हैं। उनके हाथों में चिलम था जिसका धुआं लगातार उड़ा रहे थे। आहना आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है तो वे एक नज़र आहना को देखते हैं, फिर अपना चिलम एक नौकर की तरफ बढ़ा देते हैं। वो नौकर आकर मुकुंद के हाथ से चिलम लेता है और वहां से चला जाता है। मुकुंद आहना को अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, बैठिए, आपसे कुछ बात करनी थी। आहना झिझकते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कहिए क्या बात करनी है। मुकुंद उठकर खड़े हो जाते हैं और आहना की तरफ देखते हुए कहते हैं, लंबी बात है, एक पल में ख़त्म नहीं होगी, आइए हमारे साथ। ये कहते हुए मुकुंद के कदम हॉल से बाहर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। आहना कुछ पल अपनी जगह पर खड़ी रहती है, लेकिन फिर खुद सोचते हुए वह मुकुंद के पीछे अपने कदम बढ़ा देती है। मुकुंद अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जानते हैं जैसल ने आपको मना किया होगा कि आप इस परिवार के सदस्यों से बात ना करें, इसलिए आप इतनी ज़्यादा परेशान हैं। आहना कुछ जवाब नहीं देती, वे बस मुकुंद के साथ साथ चलती जा रही थी। अब तक दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। खुला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाट, शांत वातावरण, एक टेबल जिसके आसपास 4 चेयर रखी थी। मुकुंद एक चेयर पर बैठते हैं और अपने सामने की चेयर पर आहना को बैठने का इशारा करते हैं। आहना थोड़ा घबराती है तो मुकुंद कहते हैं, जैसल जरूरी काम से बाहर गया है, उसके आने से पहले हम आपको फ्री कर देंगे, बस कुछ बातें करनी है आपसे। आहना कुछ कहे बिना चुपचाप मुकुंद के सामने की चेयर पर बैठ जाती है। अपनी वजनदार आवाज में मुकुंद एक नौकर को आवाज लगाते हैं, सुखी 2 चाय लेकर आओ। इसके बाद मुकुंद आहना की तरफ देखते हुए कहते हैं, हम जैसल के बाप है, मुकुंद प्रताप नाम है हमारा, आपका क्या नाम है। आहना रावत। आहना के मुंह से उसका नाम सुन मुकुंद उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहते हैं, और आप सच में जैसल की बीवी है। आहना मुकुंद की तरफ देखने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त वह सच बोले या झूठ। आहना को खामोश देख मुकुंद कहते हैं, चलिए जाने दीजिए, यह आपका पर्सनल मैटर है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। फिर एक गहरी सांस लेकर वे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, हम कैंसर के मरीज हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा इलाज चल रहा था, बीच में कुछ वक्त के लिए हम बिल्कुल ठीक हो चुके थे, लेकिन अभी अचानक कैंसर फिर से हमारी ज़िंदगी में लौट आया और इस बार डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे पास अब कुछ ही महीने बचे हैं, तो बेहतर है कि हम अपने परिवार के साथ वक्त बिता लें। मुकुंद के होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। वे एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, सब थे हमारे पास, लेकिन ना जाने क्यों इस आखिरी वक्त में हमें जैसल की इतनी याद आ रही थी, इसलिए हमने उसे बुलाया। उम्मीद तो नहीं थी कि वे आएंगे, पर वे अपने साथ आपको भी लेकर आए। हमें तो पता तक नहीं था कि उन्होंने शादी कर ली है, लेकिन सच में आपको उनकी बीवी के रूप में देखकर बहुत अच्छा लगा। आहना अपने मन ही मन कहती है, लगता है अपने ही बेटे को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। इस आखिरी वक्त में एक राक्षस के साथ समय बिताने से अच्छा है आप भगवान का नाम ले, भक्ति करें। उस पत्थर दिल इंसान की परछाई भी आप पर पड़ी तो सीधा नरक में जाएंगे। आहना को सोच में डूबा हुआ देख मुकुंद हल्का मुस्कुरा कर कहते हैं, हम नहीं जानते कि जैसल के जैसा अहंकारी, जुनूनी, जिद्दी, जज्बातों से रहित इंसान सच में आपसे प्यार करता है या आप भी सिर्फ उसकी जिद है। लेकिन जो भी है, हम खुश हैं कि कम से कम किसी को तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है। आहना कुछ पल खामोश रहती है, लेकिन ना जाने वे खुद को रोक नहीं पाती और दर्द भरी आवाज़ में कहती है, आप उनके बाप हैं, यह उसका घर है, परिवार है। जब आप सबके साथ वो इतना बुरा बिहेव करता है तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह मुझसे प्यार करता होगा। आहना की बात पर उसका सारा दर्द साफ साफ झलक रहा था, जिसे देख
मुकुद को भी अंदाजा हो रहा था कि शायद आहना के साथ भी जैसे वैसे ही पेश आता होगा जैसे सारी दुनिया के साथ बिहेव करता है। अब तक चाय भी आ चुकी थी। मुकुद आहना को चाय लेने का इशारा करते हैं और खुद भी कप उठा लेते हैं। एक सिप लेने के बाद कहते हैं, वो आज जैसा भी है उसमें गलती हमारी है। बेटा वो पहले ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा बच्चा था हमसे और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, संस्कारी था, लोगों के साथ अदब से पेश आता था। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में एक ऐसी गलती की कि रिश्तों और जज्बातों पर से उसका भरोसा ही उठ गया। आहना को शायद मुकुद की बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। शायद वे जैसल की जिंदगी से जुड़ा कोई किस्सा सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मुकुद जी की उम्र और उनकी बीमारी का लिहाज करते हुए वह चुपचाप बैठी रही। मुकुद जैसे कहीं खो से गए थे। शायद उनका मन अतीत के पन्नों को पलटने लगा था। वे दर्द भरी आवाज में कहते हैं जयश्री नाम था उनका, हमारी पत्नी और जैसल की माँ। हम तीनों की एक परफेक्ट फैमिली थी। शादी के कुछ साल हमारे और उनके बीच सब सही था। जैसल के आने के बाद तो हम दोनों और भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, माँ बनने के बाद एक औरत अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को मार लेती है। लेकिन एक मर्द तो कभी अपनी ज़रूरतों पर काबू करना आया ही नहीं। हमारे और जयश्री के बीच थोड़ी दूरियां आने लगी थी और इसी दौरान हमारी ज़िंदगी में नंदिता आ गई। हमें नंदिता से प्यार हो गया। शादीशुदा होने के बावजूद हम खुद को रोक नहीं पाए। हम नंदिता के साथ आगे बढ़ते गए और बढ़ते ही चले गए। हालांकि जयश्री को हम पर शक होने लगा था, लेकिन हमने उनके शक को कभी यकीन में नहीं बदलने दिया। एक तरफ जयश्री के साथ हमारा बेटा जैसल था, तो दूसरी तरफ नंदिता से भी हमें दो बच्चे हुए। शक्ति और सान्या दोनों को हमने पूरी तरह से अलग रखा था। हालांकि नंदिता को जयश्री और जैसल के बारे में पता था, लेकिन जयश्री को नंदिता और हमारे दूसरे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं था। वक्त बीतता गया, बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे, लेकिन वक्त के साथ नंदिता की मांगें बढ़ने लगी। वह अब ऐसे बेनाम जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वह चाहती थी कि उन्हें इस हवेली की ठुकुराइन होने का दर्जा मिले, उनके बच्चों को इस खानदान का वारिस कहलाने का हक। उनकी जिद के सामने हमें हारना पड़ा। जैसे लगभग 16 बरस का रहा होगा जिस दिन हमने जयश्री से सारी सच्चाई कही। उन्हें जब ये बात पता चली कि उनके पीछे हमने एक दूसरा परिवार भी बसा रखा है, तो वो बिल्कुल टूट सी गई। हम उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार थे, इस हवेली में जगह, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा। लेकिन उनकी यही डिमांड थी कि हम नंदिता और बच्चों को छोड़कर उन्हें अपना ले। वे हमारे सामने गिड़गिड़ाती रही, ये कहते हुए मुकुंद की आंखें आंसू से भरी हुई थी। तो अब उनके कानों में उनकी पत्नी के शब्द गूंजने लगे, जो तीर की तरह उन्हें चुभ रहे थे। ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमें नहीं छोड़ सकते। हमने सारी जिंदगी सिर्फ आपको चाहा है। सच में आपके बिना जी नहीं पाएंगे हम। हमारे बारे में ना सही, जैसल के बारे में सोचिए। आंसुओं का गीलापन जब गालों पर महसूस हुआ तो मुकुंद ने जल्दी ही उन आंसुओं को साफ किया। वह उठकर खड़े हो गए। वे उठकर खड़े हो जाते हैं और आहना की तरफ अपनी पीठ कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे करते हुए एक दूसरे से बांध लेते हैं और एकटक नीले आसमान को देखते हुए कहते हैं, वो 16 साल का लड़का मेरा जैसल अपनी माँ को रोता हुआ बस एकटक देखता रहता था। न वे हमसे कुछ कहता था, न अपनी आँख से। उसकी आंखों में हमें धीरे धीरे अपने लिए नफरत दिखाई देने लगी थी। फिर वह दिन आया जब अचानक ही जयश्री ने आत्महत्या कर ली और उस दिन जयश्री के साथ साथ हमने अपने जैसल को भी खो दिया। मुकुंद अपनी आंखें बंद करते हैं तो आंसुओं की लंबी धार उनकी आंखों से बह निकलती है। कुछ पल के बाद वह अपना चेहरा पोंछते हुए आहना की तरफ पलटते हैं। आहना के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वह बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी। मुकुंद वापस आकर आहना के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, आप जानती हैं, आज पहली बार हम ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, वरना आज से पहले हमने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। खुद को ये कहकर समझाते रहे कि अगर हमें नंदिता से प्यार हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती थी। वह हमारी ज़िंदगी में देर से आई। अगर जयश्री से पहले वह हमें मिली होती तो शायद हम उसी से शादी कर लेते। जयश्री कभी हमारी ज़िंदगी में आती ही नहीं। यह सब किस्मत की गलती थी, हमारी नहीं। यह सब सोच कर अपने गुनाहों से अपना पल्ला झाड़ते रहे। लेकिन अब जब आखिरी वक्त आ चुका है तो यह बोझ उठाया नहीं जा रहा। अब चाहकर भी खुद से झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। आज महसूस हो रहा है कि हम
अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों के हत्यारे थे। आहना बिना किसी भाव के कहती है, आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुकुंद आहना की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि आपको देखकर हमारे दिल में एक उम्मीद सी जागने लगी है। हमारे धोखे के कारण हमारा बेटा इंसान से एक जानवर बन चुका है। शायद आपके प्यार में वह जानवर से फिर एक बार इंसान बन जाए। आप जानती हैं, वे अपने नाम के पीछे हमारा नाम लगाता है। ठाकुर जैसल प्रताप सिंह न कहकर वे खुद को जैसल मुकुंद कहता है। ऐसा वे इसलिए नहीं करता क्योंकि वह हम अपना बाप मानता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि हम उसके दिमाग में हमेशा ये बात कैद रहे कि उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, ताकि हमेशा उसे ये ख्याल रहे कि प्यार और भरोसे नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। आपको देखकर हमें ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उसे बदल सकती है। आप उस पत्थर को फिर से मोम बना सकती है। आप उसके दिल से नफरत मिटाकर फिर से उसे प्यार करना सिखा सकती है। आखिर आप उनकी बीवी है। मुकुंद की बातें सुनते हुए आहना की आंखें गुस्से और गलाने से भर गई थी। वे अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुकुंद की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन उसे ये हक किसने दिया कि आपकी गलती की सजा वे सारी दुनिया को दे? आपके लिए उसके दिल में जो नफरत है, वह उस नफरत में किसी इनोसेंट को क्यों जला रहा है? उसने मेरे साथ जो भी कुछ किया वे किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आई हेट हिम। क्योंकि मुकुंद ने आहना से जैसल को सुधारने की जो उम्मीद लगाई थी, उससे आहना काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी और वह अपने गुस्से और दर्द को चाहकर भी काबू ना कर सकी। आहना को रोता हुआ देख मुकुंद असमंजस में कहते हैं, क्या किया है जैसल ने आपके साथ? हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। आहना को धीरे धीरे करके वे सब याद आने लगा था जो जैसल ने उसके साथ किया। उसके शरीर के साथ हर तरह की जबरदस्ती, हर तरह का टॉर्चर, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी उससे दूर कर दिया था। सारी दुनिया के लिए उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। यह सब सोचते हुए आहना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके आंसुओं को देख मुकुंद इतना तो समझ गए थे कि आहना और जैसल का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कि वे समझ रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि आहना के साथ जैसल ने कुछ तो गलत किया है। वे अपनी जगह से उठ आहना के करीब जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बोलो बेटी, क्या किया है उन्होंने आपके साथ? आहना अपनी भीगी पलकें उठाकर मुकुंद की तरफ देखती है, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मुकुंद फिर से आहना के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, आप जानती है, हम इस गांव के मुखिया हैं। इस गांव में अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो कानून के पास नहीं बल्कि ठाकुर मुकुंद प्रताप सिंह के पास आते हैं। भगवान की तरह पूछते हैं यहाँ लोग हमें, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे गांव को हमने बसाया है अपनी जमीन पर, अपने पैसों पर। तो ना चाहते हो भी इस गांव के लोग हमें अपना सब कुछ मानते हैं। अगर हम इस पूरे गांव को न्याय दिला सकते हैं तो आप तो हमारी बहू है। हम आपकी मुश्किल का हल जरूर निकालेंगे। मुकुंद की बातों को सुनते हुए ना जाने क्यों आहना एक पल के लिए सोच में डूब गई। शायद उसे थोड़ा हौसला सा मिल गया था। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए खुद को मजबूत करते हुए कहती है, जैसल ने, हाँ कहिए बेटा, हम सुन रहे हैं, डरिए नहीं। आहना की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन एक बार फिर मुकुंद का हौसला पाकर वो कहती है, जैसल ने मेरे साथ जबरदस्ती। आहना की आवाज बीच में ही रुक गई जब उसके कानों पर जैसल की भारी आवाज पड़ी, हैमर। जैसल अपने फोन पर था, लेकिन उसकी नजरें एकटक आहना को घूर रही थी। आहना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे पलटकर पीछे देखे। तभी पे जैसल आहना को सुनाते हुए फोन पर कड़क आवाज में कहता है, हैमर खत्म कर दो उसे अभी। इतना कहते हुए जैसल अपने कदम बढ़ा हवेली के अंदर जाने लगा, लेकिन अभी अभी उसने फोन पर जो कहा था उससे आहना को पता चल चुका था कि जैसल ने हैमर यानी ध्रुव को चारू को मारने का ऑर्डर दिया है। चारू के बारे में सोचकर ये आहना की सांसें तेज होने लगी। मुकुंद जो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जैसल ने फोन पर किसे खत्म करने की बात कही है, तो वहीं आहना के चेहरे पर खौफ और घबराहट देख वे और ज्यादा बेचैन होने लगे थे। क्या हुआ बेटा, आप इतनी घबराई हुई सी क्यों हैं? और आपने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, उसे पूरी करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अपने बेटे का नहीं बल्कि आपका साथ देंगे। अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। आहना अपनी सांसों
को काबू करते हुए उठकर खड़ी होती है और कहती है, भूल जाइए कि मैंने आपसे कुछ कहा। मैं इसके बाद आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा मुकुंद आगे कुछ कहते उससे पहले ही आहना दौड़ते हुए वहां से जेसल के पीछे भाग जाती है। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है, लेकिन कमरे की दहलीज तक पहुंचते ही उसके कदम ठहर जाते हैं। वे अपना थूक बड़ी मुश्किल से अंदर गटकते हुए अपने कांपते हुए कदम उस कमरे के अंदर रखती है। इस वक्त आहना जैसल ने आहना की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। आहना घबराते हुए उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है और हिम्मत जुटाकर कहती है, प्लीज ध्रुव को कहो कि चारू को कुछ ना करे। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अपनी जिंदगी खो दे, जैसे चैन ने खो दी। प्लीज उससे कहो कि आहना अब प्लीज उससे कहो कि आहना अपनी बात बड़ी मुश्किल से कह रही थी कि अचानक जैसल झटके से आहना की तरफ पलटता है और उसके माथे पर गन रख देता है। आहना की सांसें डर से रुकने लगी थी। जैसल ने उसके माथे पर गन की नोक को रखा हुआ था और अपनी आंखों में बेपनाह अरे आहना को घूर रहा था। जैसल का चेहरा गुस्से में काला पड़ता जा रहा था। उसकी निगाहें सुर्ख थी। वे आहना के माथे पर गन रखे हुए उसे पीछे धकेलता है और दीवार से चिपका देता है। आहना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि जैसल बंदूक की नोक को आहना के गले और उसके सीने पर अजीब तरह से घुमा रहा था। जैसल, पहले तुम अपने आदमी को फोन करके कहो कि वह चारू को कुछ ना करे, उसके बाद तुम जो चाहे मुझे मार दो। ये कहते हुए आहना की आंखें बंद थी और पलकों पर आंसू की बूंदें ठहरी हुई थी। आहना की बात सुनते ही जैसल का हाथ जो बंदूक की नोक को आहना के गले और सीने पर घुमा रहा था, वे एक जगह ठहर चुका था। वे आहना के डरे हुए चेहरे को देख कहता है, जानता हूँ कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर जैसल मुकुट से लगता है, उसकी नजदीकी से लगता है, उसके प्यार से। जैसल अपनी बात को रोक हल्का सा हंसता है, फिर कहता है, सॉरी, प्यार नहीं, ऑब्सेशन से लगता है। आहना आंखें खोल जैसल को देखने लगती है तो जैसल अपने गन को आहना के सीने से हटाते हुए उसे सोफे पे फेंकता है और फिर आहना के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है, क्यों ऐसे करती हो तुम जान? तुम्हें सच में अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कितना गुस्सा आता है, फिर भी तुम बाज नहीं आती। कहा था ना मैंने तुमसे कि यहाँ आने के बाद कदम कदम पर तुम्हें भागने के मौके मिलेंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर भागने का ख्याल भी नहीं लाना अपने दिल में। तो फिर मेरे मना करने के बावजूद क्यों इस कमरे से बाहर गए? क्यों इस इंसान से बातें की तुमने? आहना सिसकते हुए कहती है, मैं नहीं जाना चाहती थी, वे बार बार मुझे बुला रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो फिर उनसे हमारे रिश्ते की सच्चाई क्यों कहने लग गई थी तुम? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि इन सब के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? बहुत दर्द दूंगा तुम्हें। आहना सिसकते हुए कहती है, मैं नहीं जाना चाहती थी, पर वह बार बार मुझे बुला रहे थे तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो फिर उनसे हमारे रिश्ते की सच्चाई क्यों कहने लग गई थी तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि इन सब के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? आहना आगे कुछ नहीं कह पाती। जैसल उसकी गर्दन को पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे से जोड़ते हुए सर्द आवाज में कहता है, सजा मिलेगी जान, बहुत दर्द दूंगा तुम्हें, बहुत ज्यादा। जैसल की बात सुन आहना के हाथ पैर कांपने लगे थे। वह सांसें बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी, जैसे किसी ने उसकी सांसों को भी कैद कर लिया था। वो डरते हुए कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, मुझे टॉर्चर नहीं करोगे। प्लीज पहले की तरह कुछ मत करना। जैसल आहना के गाल को होले से चूमता है और फिर उसके खूबसूरत लेकिन खौफ से भरे हुए चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच भरते हुए कहता है, तुमने भी तो मुझसे कहा था कि तुम कभी मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिल में नहीं लाओगी, तुम मेरी बनकर रहोगी, मेरी हर बात मानोगी। फिर एक छोटा सा मौका मिलते ही तुमने चौका मारने का ख्वाब क्यों देख लिया जान? तुम उस इंसान से न्याय मांग रही थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही किए हैं। आहना के डर के भाव लिए जैसल की आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उस वक्त नहीं आता तुम उन्हें सब कुछ बता नहीं वाली थी जान, तो अब इतना इनोसेंट मत बनो।
जैसल आहना की कमर में अपनी दोनों हथेलियां रख उसे अपने शरीर से चिपका लेता है और मदहोश आवाज में कहता है, आज हमारी सुहागरात है और इससे बड़ी सजा क्या ही दे सकता हूँ मैं तुम्हें। जानता हूँ तुम्हें मौत मंजूर है, लेकिन मेरा छूना नहीं। बस तुम्हारी यही अदा मेरे अंदर के ऑब्सेशन को बढ़ा देती है। आहना इस वक्त जैसल के सीने से चिपके हुई थी। वह बेबस नजरें उठा जैसल की आंखों में देख कहती है, चारों को कुछ मत करना प्लीज। अगर तुम मेरी बात मानती जाओगी तो उसे कुछ नहीं होगा, पर एक बात याद रखना, उसकी गर्दन मेरी मुट्ठी में है। इधर तुमने अपना दिमाग चलाया और उधर मैंने उसकी गर्दन मरोड़ी। समझ रही हो ना? आहना हाँ में अपना सिर हिला देती है। जैसल हल्का मुस्कुराता है, फिर आहना के चिन पर अपनी उंगली रख उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहता है, अब जाओ मेरी दुल्हन बनकर आओ, वॉशरूम में तुम्हारे रेडी होने का सारा सामान रखा है, अच्छे से सज धज कर आओ। आज मेरा कुछ अलग और तो कुछ तूफानी करने का मूड हो रहा है। ये कहते हुए जैसल के चेहरे पर एक सेडिक्टिव मुस्कान थी। आहना को बखूबी अंदाजा था कि जैसल उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा था कि अगर उसने जैसल की बात नहीं मानी तो जैसल चारू को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। अपनी आंखों से आहना जैसल उस अपनी आंखों से आहना जैसल का हर रूप देख चुकी थी। आहना की आंखों के सामने ही किसी राक्षस की तरह उसने अपने ही आदमी का गला बेदर्दी से रेत दिया था और चैन का मरना तो आहना के जहन में आज भी एक बुरे सपने की तरह बसा हुआ था, क्योंकि चैन की मौत की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उसने आहना को जैसल की कैद से भागने में छोटी सी मदद की थी। आहना को रोता हुआ देख जैसल उसके आंसू पोंछते हुए मुंह बनाकर कहता है, ऐसे मत करो जान, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया भी नहीं और तुम अभी से रो रही हो। जब दर्द दूंगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा। आहना कुछ नहीं कहती तो जैसल उसे आजाद करते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से दुल्हन बनकर आओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तन बदन में एक आग सी लग रही है, इससे पहले कि वे आग ज्वाला बन जाए और तुम्हें जलाकर राख कर दे। जल्दी से रेडी होकर आओ। आहना अपनी भीगी निगाहों से एक नजर जैसल को देखती है, फिर अपना सिर झुकाते हुए चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आहना के जाते ही जैसल अपने सिर के बालों को अपनी मुट्ठी में भरता है। उसके चेहरे पर गुस्से और झल्लाहट के मिले जुले भाव थे। वे बेचैन होते हुए सोफे पे बैठ जाता है, फिर अपनी शर्ट के कुछ बटन खोलता है। कमरे में ऐसी था, फिर भी जैसल के माथे और सीने पे पसीने की कुछ बूंदें ठहरी हुई थी। वे अपने पेंट की जेब से एक मोबाइल निकालता है। वह एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू फोन था। उस फोन को देखते हुए जैसल का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, नो जान, तुम मेरी दया या मेरे इमोशन के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। ना जाने क्या सोचकर मैं तुम्हारे लिए यह फ़ोन लेकर आया, जबकि मैं जानता था कि तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाओगी। क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए ये सब? तुम इसके लायक नहीं। जैसल गुस्से में इतनी जोर से उस मोबाइल को फेंकता है कि फर्श पर उस मोबाइल के टुकड़े बिखर जाते हैं। जैसल गुस्से में लाल हुए अपने माथे पर अपनी उंगलियां रब करते हुए कहता है, गलती हुई मुझसे जो तुम्हारे आंसू पर भरोसा किया। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ मेरी बनकर रहने के लिए रेडी हो और मैंने तुम पर यकीन कर लिया। लेकिन नहीं जान, तुम अभी भी मौके की तलाश में हो। अगर तुमने हार मान ली होती तो आज उस स्वार्थी इंसान के सामने अपनी जुबान ना खोलती। जैसा एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर दांत पीसते हुए कहता है, तड़प रहा हूँ तुम्हें इस धोखे की सजा देने के लिए। आई कांट वेट। जैसल वहीं सोफे पर धम से बैठ जाता है और अपने सिर को अपनी हथेलियों के बीच भर लेता है। तभी कमरे का दरवाजा नोक होता है। कम इन। जैसल की इजाजत पाकर एक नौकर अंदर आता है। वह टेबल पर एक ब्रांडेड शराब की बोतल रखता है और सिर झुकाकर कहता है, बड़े ठाकुर कुछ और चाहिए, गेट लॉस्ट। जैसल गुस्से में कहता है और जैसल उस बोतल को ओपन करते हुए गिलास में शराब भरता है और एक सांस में पूरी शराब गटक जाता है। वह दोबारा गिलास में शराब डालने को होता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वह गिलास को साइड में रखता है और सीधा बोतल को ही अपने होंठों से लगा ड्रिंक करने लगता है। एक सांस में सारी बोतल खत्म करने के बाद
जैसे उस बोतल को टेबल पर पटकता है और कुछ पल के लिए अब गहरी सांसें लेने लगता है। उसकी नज़र एक बार फिर वॉशरूम की तरफ जाती है। दरवाजा अभी भी बंद है। ये देख जैसल अपनी गर्दन पर किसी साइको की तरह हथेली फेरते हुए कहता है, जानबूझकर इंतजार करवा रही हो जान, कोई बात नहीं, मैं इस इंतजार की कीमत भी वसूल कर लूंगा तुमसे। ये कहते हुए जैसल के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वह सोफे पर बैठ अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और उसमें अपने काम से रिलेटेड कुछ अपडेट देखने लगता है। उसका ध्यान इस वक्त काम में भी नहीं लग रहा था। जहन में बस आहना ही तैर रही थी। जैसल अपने होठों को फोल्ड कर एक रोमांटिक से धुन बजाने लगता है। हालांकि उसकी उंगलियां उसके मोबाइल पर चल रही थी, लेकिन उसके होठों से लगातार सीटी बज रही थी। तभी वॉशरूम का गेट खुला। जैसल ने सीटी बजाते हुए अपनी नज़रों को फेर वॉशरूम की तरफ नज़र दौड़ाई तो आहना पर नज़र पड़ते ही वो मानो थम सा गया। होठ फोल्ड रह गए, लेकिन सीटी बजने बंद हो गई। उसके होठों से चाहकर भी कोई धुन बाहर न आ सकी। पलके झपकाना तो वो भूल ही चुका था। लाल साड़ी में लिपटी हुई आहना बेहद खूबसूरत लग रही थी, स्लीवलेस ब्लाउज में दिखती हुई। उसकी गोरी बाहें, जिनसे वह अभी भी बार बार सरक रहे अपने साड़ी के पल्लू को संभाल रही थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप, रेड लिपस्टिक में उसके नाजुक होठ बिल्कुल क़यामत लग रहे थे। माथे पर छोटी सी लाल कलर की बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, साड़ी और ब्लाउज के बीच से झांकती हुई उसकी और पतली कमर और बंधा एक पतला सा कमरबंद इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि दुनिया का कोई भी इंसान अपना अनकंट्रोल खो दे। उसकी तेज चल रही सांसों से ऊपर नीचे हिलकोरे लेता हुआ उसका सेना लंबी घनी पलके जो चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि आहना को अच्छे से पता था कि जैसल की हविस भरी नजरें उसी पर टिकी हुई है। ऊपर से जैसल की वे सनक भरी सीटी जो आहना के कानों तक थोड़ी देर पहले पहुंची थी, उससे तो आहना को और भी ज्यादा खौफ आने लगा था। वो डर के मारे अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में मसले जा रही थी। उसका चेहरा जो दमकते हुए चांद की तरह अपनी रोशनी बिखेर रहा था, उसमें पूरी तरह से डर की लकीरें उभरी हुई थी। जैसल अभी तक एकटक आहना को निहार रहा था। इस दौरान एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। आखिर पहली बार वे आहना को इस रूप में देख रहा था। हालांकि आहना की खूबसूरती और उसके जिस्म के पीछे तो जैसल वैसे ही दीवाना था, लेकिन आज आहना इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी जितनी वे पहले कभी नहीं लगी। पिछले कुछ मिनटों से जैसल और आहना दोनों ही अपनी जगह पर थमे हुए थे। एक की आंखों में चाहत थी, दीवानगी थी, तो दूसरे की आंखों में दर्द और घबराहट था। जैसल आहना से अपनी नजरें फेर कर एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, वहां क्यों खड़ी हो जान, कम हियर। आहना को तो अच्छे से पता था कि वो आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वह हिम्मत तो जुटा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आहना अभी भी अपनी जगह पर खड़ी है। इस बात का एहसास होते ही जैसल अपने मोबाइल से नजरें हटा आहना की तरफ घूर कर देखता है, तो उसकी लाल आंखों में बेपनाह गुस्सा देखने मात्र से ही आहना अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आहना डरी सहमी हुई सी जैसल के सामने खड़ी थी। जैसल एक बार फिर नीचे से ऊपर आहना को निहारता है। अपने मोबाइल को साइड में रख जैसल उठकर खड़ा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।